हेलो बच्चा लोग, तो अभी तक हमने डाइजेशन में आपको एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डाइजेशन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, यानी कि हेडिंग का नाम होगा डाइजेशन ऑफ फूड। क्या नाम होगा उसका? डाइजेशन ऑफ फूड। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि प्रोसेस कैसे होता है। अभी तक तो हमने खाली मशीन के बारे में बताया था, अब बताएंगे कि मशीन का मैकेनिज़्म क्या है, मशीन कैसे काम करती है, उस पर हम ये चर्चा करेंगे। तो जो हमारी ये मशीन होती है, यानी कि जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है उससे एसोसिएटेड ग्लैंड होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले माउथ में हम भोजन को क्या करते हैं, माउथ में भोजन को लेते हैं। ओके, ये है फूड पार्टिकल। कौन से पार्टिकल? ये है फूड पार्टिकल। अब देखिए, इस फूड पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है। इस फूड पार्टिकल में हमारा कंपोनेंट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। मेनली क्या होगा? स्टार्च होगा। क्या? स्टार्च। क्योंकि हम जनरली क्या गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें क्या होता है? स्टार्च। और क्या होगा? प्रोटीन होगा। ओके, प्रोटीन। दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, उसमें प्रोटीन होगा। अब देखिए, और क्या हो सकता है? फैट हो सकता है। घी खा सकते हैं, बटर वगैरह खा सकते हैं, तो उसमें क्या होगा? फैट होगा। और इन सब का क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक, यही तो भोजन के कंपोनेंट थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड। हमने बताया था विटामिन और मिनरल और वाटर, ये खाली एसेंशियल होते हैं। इनको जो होते, ये डाइजेशन में क्या करते हैं? खाली हेल्प करते हैं। डाइजेशन एक्चुअली में इनका होता है, एनर्जी हमको इससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड से। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले डाइजेशन जो देखेंगे वो डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम जो देखेंगे सबसे पहले किस में देखेंगे हम लोग? माउथ, यानी कि बक्कल कैविटी में देखेंगे। तो बक्कल कैविटी में अगर हम बात करें तो बक्कल कैविटी में हमने आपको बताया था कि बक्कल कैविटी में हमारे निकलता है सलाइवा। क्या निकलता है? सलाइवा। और सलाइवा में क्या होते हैं? सलाइवा में जो होता है एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है सलेवरी एमाइलेज। क्या नाम है? सलेवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग बड़े फ्रिक्वेंटली टाइलिन के नाम से जानते हैं। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। ओके, अब ये सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन किस पर वर्क करता है? ये स्लाइटली एसिडिक pH 6.8 पर वर्क करता है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक। और हमारे सलाइवा में हमने बताया था कि लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। तो सलेवरी एमाइलेज हो गया, और क्या हो गया? लाइसोजाइम हो गया। अब देखिए, ये सारे फूड के कंपोनेंट, ये सलेवरी एमाइलेज, टाइलिन जो होता है, इन सारे फूड कंपोनेंट पर प्रोटीन पर काम नहीं करेगा, फैट पर काम नहीं करेगा, न्यूक्लिक एसिड पर काम नहीं करेगा। ये किस पर काम करेगा? ये काम करेगा कार्बोहाइड्रेट पर। वो भी कितने कार्बोहाइड्रेट पर? ओनली एंड ओनली 30%। यानी कि यहाँ पर हम लिख दें कार्बोहाइड्रेट, मेनली स्टार्च। एंजाइम का नाम होगा सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज कितने pH पर वर्क कर रहा है? 6.8 पर वर्क कर रहा है। स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, और आपको पता है माल्टोज इज़ द डाइसैकराइड। क्या चीज़? डाइसैकराइड। और स्टार्च क्या है? पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड को हमने डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर लिया। पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था, जो बच्चे पहला ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं पॉली और डाइसैकराइड क्या होता है, वो जा करके पहला फर्स्ट लेक्चर देखें। तो पॉलीसैकराइड डाइसैकराइड में चेंज हो गया। कितना परसेंट? लेकिन 30%। कौन? कुल स्टार्च का खाली 30% माल्टोज चेंज होगा, बाकी स्टार्च 70% उसी में रह जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि कहीं पर दंगा हो गया, पुलिस को पिटाई करनी है, तो सब दंगाई भाग रहे हैं, पुलिस लाठी मारेगी तो कुछ लोगों के ऊपर लाठी पड़ेगी, कुछ लोगों का कपार फूटेगा, बाकी बच के निकल जाएंगे। तो जिनके ऊपर लाठी पड़ी तो वो क्या हो गए? डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो गए। जिनके ऊपर नहीं 70% ऊपर लोगों के नहीं पड़ा तो वो स्टार्च के ही फॉर्म में रहेंगे। और जो यहाँ पर अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे, किसकी सहायता से? टीथ की सहायता से और टंग की सहायता से उसको उसको क्या करेंगे? मैस्टिकेट करेंगे। तो टीथ और टंग
ये मैकेनिकल के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं और ये केमिकल के रूप में सपोर्ट कौन कर रहा है, सलाइवरी एमाइलेज कर रहा है। तो उसको क्या कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। 30% स्टार्च को माल्टोज में इसने कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद जो माउथ में हमारे बक्कल कैविटी में जो भी लुगदी बनती है उसको हम लोग यहाँ पर बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलस। इसको हम लोग लुगदी को बोलस बोलते हैं। अब इस बोलस में फिर से वही कहानी, प्रोटीन होगा, फैट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, न्यूक्लिक एसिड होगा और क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड के अलावा स्टार्च होगा। क्या होगा, स्टार्च, और कुछ डाईसैकराइड होंगे। क्या होंगे, डाईसैकराइड में माल्टोज होगा 30%, जो कि यहीं पर क्या हो गया, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। अब ये बोलस जो होगा हमारे फैरिंग से होते हुए, किससे, हमारे फैरिंग से होते हुए नीचे की तरफ आएगा। अच्छा एक चीज़ और, हमने लाइसोजाइम का फंक्शन पहले ही बताया था, जो माउथ में निकलता है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। खाना खाते समय हमारा प्लेट यहाँ पे होता है, इस हवा में बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया हैं। तो जैसे ही भोजन हम क्या करेंगे, अपने हाथ में उठाएंगे और माउथ के द्वारा इंगल्फ करेंगे, तब तक इतने में क्या ढेर सारे बैक्टीरिया उस पर जाके चिपक जाएंगे। तो क्या होगा, उससे इन्फेक्ट, इंसान इन्फेक्ट हो सकता है। माउथ की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इंटेस्टाइन की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसी कारण लाइसोजाइम उन पर जा कर के अटैक कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फैरिंग से होता हुआ हमारे स्टमक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। ये हो गया स्टमक। क्या चीज़ हो गया, ये स्टमक। स्टमक में जब जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फैरिंग्स, ये है ईसोफेगस। किसके द्वारा, ईसोफेगस। अब देखिए यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व क्या करते हैं, चीज़ों को यूनिडायरेक्शन बनाते हैं। भाई हमने पहले ही बताया था कि जैसे इधर से पानी आ रहा है, पानी खाली एक ही डायरेक्शन में जाए, तो हमने ऐसे कोई चीज़ क्या लगा दिया, पानी उधर जाएगा। जैसे दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा में खाली आप एक ही डायरेक्शन में चीज़ों को क्या खोल सकते हैं, ठीक। और दरवाज़ा एक बार बंद हो गया तो आप बाहर नहीं जा सकते। वही वाल्व का काम यहाँ पे होता है। जो यहाँ पर वाल्व होता है, इसका नाम होता है, ये देखिए यहाँ पर क्या खुल रहा है, कार्डियक में खुल रहा है। किस में खुल रहा है, ये कार्डियक पोर्शन में खुल रहा है। तो और ये ईसोफेगस से कार्डियक में खुल रहा है। ये क्या था, फंडस था कार्डियक, और कौन सा था, पाइलोरिक पोर्शन था। इस वाल्व का नाम होता है गैस्ट्रो। क्या, गैस्ट्रो का मतलब पेट। पेट किसके जंक्शन पर है, ये वाल्व ईसोफेगस और गैस्ट्रो के जंक्शन पर है, इसलिए इस वाल्व का नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल। ईसोफेजियल वाल्व होता है। इसका क्या नाम हो गया, गैस्ट्रो ईसोफेजियल वाल्व हो गया। ओके, तो इस वाल्व का नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल वाल्व। और ये यहाँ पर बोलस यहाँ से होता हुआ, गैस्ट्रो ईसोफेजियल वाल्व से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, हमारे स्टमक में आ जाएगा। कहाँ पर आ गया, हमारे स्टमक में आ गया। अब हम डाइजेशन देखेंगे, डाइजेशन इन द स्टमक। अच्छा ये बोलस जो होगा नीचे आया कैसे होगा, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर याद कीजिए म्यूकस होता, क्या, म्यूकोजा, सेरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। सबसे अंदर वाली लिनिंग कौन सी होती थी, म्यूकोजा लिनिंग होती थी। अब म्यूकोजा से निकलेगा म्यूकस, और यही म्यूकस इसको नीचे की तरफ लाएगा। और यहाँ पर सेरोसा मस्कुलरिस वाले रीजन में क्या होता है, मस्कुलरिस रीजन में कंट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे फूड पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये ऐसे देखिए, ऐसे मूवमेंट हुआ, ऐसे। अब ये फूड पार्टिकल आगे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर ऐसे ये मूवमेंट हो जाएगा। अब ये फूड पार्टिकल यहाँ पर आ गया। अब ये फूड पार्टिकल और नीचे आ जाएगा। ये देखिए ये फूड पार्टिकल और नीचे आ जाएगा। तो ये जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, फूड पार्टिकल लगातार आगे बढ़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फूड किस मूवमेंट के द्वारा आगे बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये सीधे कहाँ पर आएगा, ये हमारे स्टमक में आएगा। अब स्टमक में जैसे ही आएगा, स्टमक में 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहला सेल्स होता है म्यूकस नेक सेल। इसका नाम क्या है, म्यूकस नेक सेल। दूसरी तरीके की सेल जो होती हैं उनका नाम होता है पेप्टिक सेल। तीसरी तरीके की जो सेल्स होती हैं उनका नाम होता है पेराइटल सेल। कौन सा सेल, पेराइटल सेल। तो म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल और पेराइटल सेल, 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। तो
नाम ही बता रहा है, म्यूकस नेक सेल से क्या निकलता होगा, म्यूकस निकलता है, ठीक है। और पेप्टिक सेल का दूसरा नाम होता है, पेप्टिक सेल का दूसरा नाम होता है चीफ सेल। क्या चीज़, चीफ सेल, मुख्य कोशिकाएं, चीफ सेल बोलते हैं। पेराइटल सेल का दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। कौन सी सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ओके। अब देखिए ये पेप्टिक सेल अपने अंदर से एंजाइम निकालते हैं, सॉरी हार्मोन नहीं निकालते, एंजाइम निकालते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उस एंजाइम का नाम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है पेप्सिनोजेन। कौन सा, पेप्सिनोजेन, ठीक, पेप्सिनोजेन। जहाँ पर जेन लग जाए, पेप्सिनोजेन, जेन लग गया, इसका मतलब ये इनएक्टिव है। पेप्सिनोजेन का पेप्सिन, एक्टिव फॉर्म कौन होता है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बताएंगे, अभी कन्वर्ट कौन करता है थोड़ी देर में। ये पेराइटल सेल के द्वारा सिक्रीशन जो होता है वही इसको कन्वर्ट करता है। पेराइटल सेल के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का क्या होता है, सिक्रीशन होता है, वो भी हाईली कंसनट्रेटेड HCl जिसका pH होता है pH 1.6। आप सोचिए कि ये कितना कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। हम लोग देख रहे हैं माउथ आपके गैस्ट्रो यानी कि पेट में डाइजेशन कैसे हो रहा है, इंटेस्टाइन आपके स्टमक में डाइजेशन कैसे हो रहा है। स्टमक में हमने देखा कि 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल जिसको हम लोग चीफ सेल बोलते हैं, पेराइटल सेल जिसको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। म्यूकस नेक सेल के द्वारा म्यूकस निकलता है, पेप्टिक सेल के द्वारा पेप्सिनोजन निकाला जाता है। पेप्सिनोजन के साथ साथ बच्चों में, इन्फेंट में यहीं से रेनिन एंजाइम निकाला जाता है। कौन सा एंजाइम निकाला जाता है, रेनिन एंजाइम निकाला जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, RENNINE लिखा है। एक रेनिन हम हार्मोन भी बताएंगे जो कि किडनी में निकलता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग RENNINE होता है, ओके। तो ये रेनिन है, वो भी रेनिन है, लेकिन ये रेनिन जो है एंजाइम है जो कि हमारे पेप्टिक सेल के द्वारा निकाला जाता है। अब देखिए जो म्यूकस नेक सेल होता है वो म्यूकस निकालेगा, पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन निकालेगा और रेनिन इन्फेंट में निकालेगा बच्चों में। पेराइटल सेल क्या निकालेगा, ऑक्जेंटिक सेल निकालेगा। पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में pH कितना बोलो 1.6, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए पेप्सिनोजन को पेप्सिन में किसने कन्वर्ट किया, HCl ने कन्वर्ट किया। अब जो ये पेप्सिन होता है, जो भी प्रोटीन होगा हमारे खाने में, जो भी प्रोटीन होगा, देखिए प्रोटीन पहली बार हमने नाम लिया। बक्कल कैविटी में क्या प्रोटीन का नाम लिया था, नहीं लिया था। बक्कल कैविटी में खाली और खाली किसका डाइजेशन होता है, खाली और खाली डाइजेशन होता है हमारे पॉलीसैकेराइड स्टार्च का। तो यहाँ पर पहली बार प्रोटीन का नाम कहाँ पर आया, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टमक से स्टार्ट हो रहा है। जो प्रोटीन होगा वो उसको पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा प्रोटियोजेज और इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। प्रोटियोजेज और किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, ओके। अब बात आती है प्रोटियोजेज पेप्टोन्स। अच्छा ये आपका प्रोटियोजेज पेप्टोन्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स बोल दीजिए, पॉलीपेप्टाइड्स बोल दीजिए या पेप्टाइड्स बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने बताया था प्रोटियोजेज पेप्टोन्स चाहे पॉलीपेप्टाइड ये क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है प्रोटीन। तो यहाँ पर खाली और खाली इसका डाइजेशन हो रहा है, खाली और खाली प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। देखिए अब जो है साथ साथ में रेनिन जो होता है इन्फेंट में, रेनिन एंजाइम, जो रेनिन एंजाइम होता है दूध में पाए जाने, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टोटली किस पर डिपेंडेंट होते हैं, मिल्क पर डिपेंड रहेंगे। और मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होती है केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन। रेनिन उस पर काम करेगा और रेनिन उसको कैल्शियम ऐड करके कैल्शियम पैराकेसिनेट में
पैराकेसिनेट में क्या करता है, चेंज कर देता है। और कैल्शियम पैराकेसिनेट जो होता है वो थक्के की तरह होता है, दही की तरह होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चा जैसे ही दूध पीता है उसको तुरंत वोमिटिंग आती है तो दूध नहीं निकलता, क्या निकलता, थक्का निकलता है। अपने कपड़ों पर देखिएगा, बच्चे को ऐसे जब लेते हैं हम लोग, जब दूध पिला करके थोड़ा सा उसको अगर झुका देंगे तो जो हमारे कपड़ों पर वोमिटिंग करेगा उसमें थक्के बन जाते हैं, इतने देर में रेनिन काम कर चुका होता है। तो वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केसिन प्रोटीन जो होती है दूध की, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाती है। ये थोड़ा सा सॉलिड होता है, ये केसिन लिक्विड, दूध तो पता ही है आपको, रेनिन। तो पेप्सिन का काम हो गया, रेनिन का काम हो गया। अब HCl का वर्क आपने देख ही लिया। HCl एक्टिवेट किसको कर रहा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, एंजाइम को। और साथ साथ में पेराइटल सेल एक इंपॉर्टेंट चीज़ और निकालता है, इंट्रिंसिक फैक्टर निकालता। क्या निकालेगा यहाँ से, इंट्रिंसिक फैक्टर निकालेगा। अब बाबू देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो विटामिन B12 होता है, क्या, जो विटामिन B12 होता है, ऐसा लगता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं इसके कैरियर होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन B12 के कैरियर। देखिए हमने बना दिया एक इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सपोज कर दिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर का स्ट्रक्चर है, क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर का स्ट्रक्चर है। ये सपोज कर दिए ये विटामिन B12 है, क्या है, ये ट्रायंगल की तरह विटामिन B12 होता है। तो ये इसको अपने खोपड़ी पर लाद लेगा, किस पर लाद देगा, अपने खोपड़ी पर लाद लेगा, किसको, विटामिन B12 को। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसे लगता है कि जैसे आपके विटामिन B12 को अपने खोपड़ी पर लाद दिया और ब्लड में जा करके ऐसे पटक देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। किस में मदद करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और आपको पता है विटामिन B12 नहीं रहेगा तो हमको एनीमिया हो जाएगा, हमारा ब्लड फॉर्मेशन कम होने लगेगा, या तो ब्लड फॉर्मेशन ही रुक जाएगा, RBC का बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 साइनाकोबाला एमीन बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनाकोबाला एमीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। म्यूकस नेक सेल की बारी आती है। तो म्यूकस नेक सेल अपने अंदर से म्यूकस निकालता, क्या निकालता है, अपने अंदर से म्यूकस निकालता है। और यहीं पर पैनक्रियाज, क्या चीज़, पैनक्रियाज का भी सिक्रीशन होता है। पैनक्रियाज के सेल के द्वारा बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन किया जाता है। कौन से आयन के द्वारा, कौन से आयन निकाले जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन निकाले जाते हैं। तो होता क्या है कि देखिए ये स्टमक है, ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक के द्वारा लगातार HCl निकाला जा रहा है। और आपको पता है HCl का pH कितना है, 1.6 है। अगर ये उल्टे डायरेक्शन में कहीं पर इससे टच कर गया, किससे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की दीवार से टच कर गया तो इसको जला देगा। क्या होता है, ये तेजाब है, HCl क्या होता है, तेजाब है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जला देगा। लेकिन ये जलने नहीं पाता है क्योंकि जो म्यूकस नेक सेल होता है अपने अंदर से म्यूकस निकालता है। क्या निकालता है, ढेर सारा म्यूकस निकालता है। ये देखिए अपने अंदर से ढेर सारा म्यूकस निकालता है। और म्यूकस आपको पता है म्यूकस में वाटर होता है। अब ये वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा HCl। और आपको पता है किसी एसिड या बेस में अगर हम ढेर सारा पानी मिला देंगे तो वो कंसनट्रेटेड से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि वो अब जितना उसका ताकत था वो ताकत उसकी घट जाएगी। ढेर सारा पानी इसमें ऐड कर देते हैं। और HCl आपको पता है H+ देगा। और बाइकार्बोनेट आयन जो आपके कहाँ से निकल रहा है, पैनक्रियाज से निकल रहा है, ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, कार्बोनिक एसिड बना देगा। और आपको पता है कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। ये अब कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, किसका, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, तो इस तरीके से म्यूकस नेक सेल और बाइकार्बोनेट आयन दोनों मिल करके प्रोटेक्शन का काम करते हैं ताकि तेजाब इसको जला ना दे। अब यहाँ पर जो बाबू लुगदी बनती है, ये जो लुगदी बनती है भोजन के फूड पार्टिकल की लुगदी बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। अच्छा, माउथ में क्या बोलते थे, बोलस, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, काइम। अब इस काइम में देखिए क्या क्या प्रेजेंट है, इस काइम में क्या क्या प्रेजेंट है। इस काइम में बाबू इतने चीज़ प्रेजेंट है। कितने चीज़ प्रेजेंट हैं अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए है हमारा क्या, काइम है। काइम में क्या होगा, देखिए काइम में 70% क्या होगा, बोलिए, स्टार्च होगा। 70% स्टार्च कहाँ से आया, ये माउथ से आया।
30% स्टार्च, 30% स्टार्च नहीं बल्कि यहाँ पर 30% माल्टोज, 30% माल्टोज किसने डाइजेस्ट कर दिया था? माउथ में ही डाइजेस्ट हो गया था। अच्छा, कुछ प्रोटीन के फॉर्म में रहेगा, लेकिन कुछ प्रोटीन को स्टमक में आपके पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर दिया। पेप्टोन्स का मतलब पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। और क्या होगा? अभी बचा क्या है? न्यूक्लिक एसिड और फैट, न्यूक्लिक एसिड प्लस फैट एज इट इज़ रहेंगे। अभी इनका नाम हमने कहीं पर नहीं लिया। तो देखिए, स्टार्च, माल्टोज, प्रोटीन, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, क्योंकि पेट में खाली और खाली किसका डाइजेशन हो रहा है? इन दोनों का, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। किस में कन्वर्जन हो रहा है? प्रोटियोजेस। लेकिन पूरा का पूरा टूट नहीं पाएंगे। कुछ प्रोटीन के फॉर्म में रहेगा, कुछ प्रोटीन प्रोटियोजेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कुछ प्रोटीन पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड और फैट सच एज इट इज़ उसी में बने रहेंगे। और 70% स्टार्च और 30% माल्टोज रहेगा। किसमें? काइम में। काइम क्या होता है? जो पेट में लुगदी बना है उसी को हम लोग बोलते हैं काइम। अब देखिए, पेट में जो होता है, हमारे स्टमक में फूड कितने देर तक रुका रहता है? इतने देर तक रुका रहता है 4 to 5 आवर्स जो होता है फूड यहाँ पर स्टोर रहता है। यहाँ पर दो मूवमेंट होते हैं। एक चर्निंग मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? चर्निंग मूवमेंट। देखिए, चर्निंग मूवमेंट क्या होता है? चर्निंग मूवमेंट जो होता है, ये हमारा स्टमक है, ये ऐसे जो मूवमेंट हो रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से, यानी कि जो ऐसे भोजन को मिक्सअप करने के लिए जो मूवमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। और भोजन जो ऊपर से नीचे की तरफ खिसकता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दोनों शो किया जा रहा है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और चर्निंग मूवमेंट दोनों शो करिए, यानी कि 4 से 5 आवर्स रुकता है। चर्निंग मूवमेंट और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक, यहाँ की 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। हमने सबका फंक्शन भी बता दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो काइम बना, क्या बना? आपका काइम बना, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट 4 से 5 घंटे बाद नीचे की तरफ ढकेल दिया जाता है और फिर से यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसका नाम होता है, देखिए अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जो होगा, यहाँ पर बताइए, जो वाल्व था क्या नाम था इसका? इसका नाम था गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व। और आपको पता, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, तो ये पाइलोरिक के जस्ट पास में है, इसका नाम होता है पाइलोरिक वाल्व। क्या नाम होता है इसका? पाइलोरिक वाल्व होता है। तो पाइलोरिक वाल्व कहाँ पर पाया जाता है? ये डिओडेनम आ गए। क्या है ये? डिओडेनम है। तो डिओडेनम और स्टमक के जंक्शन पर कि कौन सा वाल्व पाया जाता है? पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है, इसको रेगुलेट करने के लिए। अब पाइलोरिक वाल्व के द्वारा ये जो काइम है ये खिसक करके हमारे डिओडेनम में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? डिओडेनम में आ जाएगा। तो डिओडेनम में हम डाइजेशन देखते हैं, यानी कि डिओडेनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कह दीजिए, चाहे डिओडेनम कह दीजिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ही है कौन? पहला पार्ट कौन सा है आपका? पहला पार्ट होता है डिओडेनम, होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें? डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कौन कौन हो रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर ओपन होता है और पैनक्रियाज ओपन होता है। तो आपके ग्लैंड ओपन होते हैं। ओके, किसके थ्रू ओपन होता है? किसके थ्रू? ज़रा जल्दी से बता दीजिए। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ओपन होता है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ओपन होता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी या एम्पुला ऑफ वेटर इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो लीवर, पैनक्रियाज ये कहाँ पे ओपन होते हैं? हमारे डिओडेनम में ओपन होते हैं। कहाँ पे ओपन होते हैं? ये डिओडेनम में ओपन होते हैं। इसको रेगुलेट करता है आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो लीवर, पैनक्रियाज कहाँ पर ओपन हुआ? डिओडेनम में। डिओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट
में ओपन हुआ, लीवर ऑफ पैनक्रियाज, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी रेगुलेट करता है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लीवर, क्या चीज़, लीवर में क्या क्या पाया गया। लीवर जो आ रहा है, देखिए लीवर जो आ रहा है, लीवर में क्या होता है, लीवर देखिए बाइल बनाता है, हमने बताया था यहाँ पर हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा बाइल बनाया जाता है। बाइल ये जो होता है लेस कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये प्रॉपर फूड पर काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको भेज दिया जाता है गाल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए। गाल ब्लैडर स्टोर भी करता है, साथ साथ में क्या करता है, उसको पानी को एब्जॉर्ब करके कंसंट्रेट बना देता है और सिस्टिक डक्ट के द्वारा, क्योंकि गाल ब्लैडर की डक्ट को हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट के द्वारा वो किस में ओपन हो जाता है, डिओडेनम रीजन में ओपन हो जाता है। ठीक, अब देखिए लीवर में क्या बनता है, बाइल जूस। लीवर में क्या पाया जाता है, बाइल जूस पाया जाता है। और लीवर में क्या होता है, बाइल साल्ट होता है। क्या होता है, बाइल साल्ट होता है। और लीवर में क्या हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल। लीवर में क्या पाया जाता है, बाइल जूस में कोलेस्टेरॉल। और क्या होते हैं, फास्फोलिपिड। क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। तो लीवर में बस इतना ही चीज़ पाया जाता है, बाइल जूस होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फास्फोलिपिड होता है। ऐसे लिपिड जिनमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि इसमें लीवर में कंटेन नो एंजाइम, यानी कि कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता है, कोई भी एंजाइम यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो लीवर में यानी कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब देखिए जो ये बाइल जूस है इसके फंक्शन जल्दी से बता दें। जो बाइल जूस है, बाइल साल्ट है, बाइल जूस में देखिए, बाइल जूस में क्या क्या होता है, बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट, इसे बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट, बाइल जूस और बाइल पिगमेंट। एक्चुअली बाइल जूस ये पूरा होता है, लीवर से जो बाइल जूस निकल रहा है ये सब बाइल जूस में ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बाइल पिगमेंट होता है। देखिए बाइल पिगमेंट में होता है बिलिरूबिन एंड बिलिवर्डिन। क्या होता है, बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन। ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं आरबीसी के टूटने से। आरबीसी जब टूटेगा अपने अंदर से हीमोग्लोबिन देगा, अपने अंदर से हीमोग्लोबिन देने के बाद ये हीम और ग्लोबिन में टूट जाएगा। हीम तो आयरन वाला पार्ट होता है, यूज हो जाएगा, लेकिन जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन में। इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन खाली इतना जान लीजिए कि आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से आते हैं। तो बिलिरूबिन और बिलिवर्डिन जो होते हैं ये येलो कलर के सब्सटेंस होते हैं। येलो कलर के क्या होते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनके बॉडी में कोई काम नहीं है। और बाइल साल्ट में सोडियम के, क्या चीज़, सोडियम के टारोकोलेट पाया जाता है। ये साल्ट होता है, प्लस माइनस वाले साल्ट होते हैं, सोडियम टारोकोलेट। कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड भी इसी में पाया जाता है। अब देखिए बाइल करता क्या है, जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस में मेनली बाइल साल्ट क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है ये, फैट का, इस पर जब बाइल साल्ट लग जाता है तो ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने का मतलब जो भी हम ऑयल खाते हैं, जो फैट खाते हैं वो बहुत चिकना होता है। क्या होता है, बहुत चिकना होता है। उस पर तब तक एंजाइम नहीं काम कर सकते जब तक हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन ना कर लें। ठीक, तो छोटे छोटे ब्रेक डाउन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता कौन है, ये बाइल साल्ट करता है। क्या करता है, बाइल साल्ट करता है। अब देखिए ये बाइल साल्ट कैसे काम करता है। जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जो ये फैट, ये सपोज करिए हमने फैट खाया, घी खाया, घी का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको क्या करता है ये बाइल साल्ट क्या करता है, तो बाइल साल्ट इसको क्या कर देता है, पीट पीट के क्या कर देता है, एक बड़ी सी चद्दर बना देता है। अब जब बड़ी सी चद्दर बना देगा तो इसको तोड़ने में आसानी होगी। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मिसेल्स बोलते हैं। ये फैट के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, क्या फैट के छोटे छोटे पार्टिकल। ये फैट का बड़ा पार्टिकल था, ये फैट के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया, फैट के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद इसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसेल्स बोलते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को, फैट के सरफेस एरिया को बढ़ाना, उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना फर्दर एंजाइम एक्टिविटी के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। और ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, ये बाइल जूस में भी किसके द्वारा, बाइल साल्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये बाइल साल्ट के द्वारा किया जाता है। बस ये इतना ही था आपके बाइल जूस के बारे में। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें कौन अदा कर रहा है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल डिओडेनम में अदा करता है। तो कौन अदा करता है, वो होता है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है, क्या चीज़, जो हमारा पैनक्रियाज होता है, हमने पहले ही आपको बता दिए हैं कि जो पैनक्रियाज होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है। जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज होता है उससे एंजाइम निकलता है, जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है उससे क्या निकलता है, हार्मोन। तो यहाँ पर हम हार्मोन की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक्सोक्राइन पैनक्रियाज की बात करेंगे जिनसे एंजाइम निकलता है। तो पैनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, पैनक्रियाज से देखिए ट्रिप्सिनोजन, सब इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, कोई भी एक्टिवेट नहीं होता है। ट्रिप्सिनोजन, काइमो ट्रिप्सिनोजन, या और एक एंजाइम प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं। कौन से, ये सब प्रोटीन पर वर्क करेंगे। ये सब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन कौन, ट्रिप्सिनोजन हुआ, काइमोट्रिप्सिनोजन हुआ और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हुआ। ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन पर वर्क करेंगे। इसके बाद जो होता है इसमें पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। कौन, लाइपेजेस कह दीजिए, लाइपेजेस। क्यों, क्योंकि ये सब इनएक्टिव फॉर्म में है ना। लाइपेजेस लाइपेज में कन्वर्ट होगा। ये किस पर काम करेगा, इसका सबस्ट्रेट कौन होता है, फैट होता है। और क्या पाया जाएगा, एमाइलेज, यानी कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज। हमारे जो माउथ में निकलता था वो सलाइवरी एमाइलेज था, सलाइवा के द्वारा निकाला जाता था। यहाँ पर पैनक्रियाटिक एमाइलेज निकाला जाएगा, जिसका फंक्शन और सबस्ट्रेट होगा कौन सा, आपका पॉलीसैकेराइड होगा। कौन सा होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएजेस एंजाइम पाया जाएगा, जिसका टारगेट क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, जिसका टारगेट होगा न्यूक्लिक एसिड। इतने सारे आपके एंजाइम पाए जाते हैं पैनक्रियाज में। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ओके, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लिएज हो गया। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए ये सब इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। लेकिन जो ये सब कहाँ पे निकल रहे हैं, डिओडेनम में निकल रहे हैं। लेकिन जो डिओडेनम के जो म्यूकस नेक सेल होती हैं, देखिए जो म्यूकस सेल्स होती हैं, यहाँ पर डिओडेनम की जो म्यूकस सेल होती हैं, ये अपने अंदर से इंटेस्टाइन, यानी कि देखिए डिओडेनम भी पार्ट किसका, इंटेस्टाइन का। अपने अंदर से ये एक सब्सटेंस निकालते हैं जिसका नाम होता है एंटीरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम, एंटीरोकाइनेज। काइनेज का मतलब ही होता है जो काइनेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दे। एंटीरोकाइनेज, क्या, एंटीरोकाइनेज जैसे लगता है ये ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं। क्या है ये, ग्रैंडफादर, दादा है। क्या है ये, दादाजी हैं, ठीक है। इनका बेटा कौन है, ट्रिप्सिनोजन है, ये बेटा है,
क्या है ये, बेटा। इसके बेटे, ये सारे इसके बेटे हैं ट्रिप्सिनोजन के। देखिए ये एंटीरोकाइनेज इसका बाप है, ट्रिप्सिनोजन का बाप कौन, एंटीरोकाइनेज। इन सब के बाप कौन, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, तो एंटीरोकाइनेज जो दादा निकल रहा, दादा लात किसको मारेगा, दादा लात किसको मारेगा, ट्रिप्सिनोजन को लात मार देगा। ठीक है, और जैसे ही दादा एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को, ये सो रहा था, एक लात मार देगा इसको, तो ट्रिप्सिनोजन जग जाएगा। क्या होगा, भड़बड़ा के जग जाएगा। और जैसे ही ट्रिप्सिनोजन जगा, वैसे ही ये सारे अपने बेटों को जगा देगा, उठ उठ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, दादा ने बेटा को लात मारा, बेटा अपने पुत्रों को लात मार दिया। ठीक है, यानी कि सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। कहने का मतलब कि जो ये एंटीरोकाइनेज होता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, खाली और खाली ट्रिप्सिनोजन को। किसमें एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजन को। एंटीरोकाइनेज जो होता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये ट्रिप्सिन बाकी बचे हुए एंजाइम, चाहे प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो, चाहे आपका एमाइलेज हो, चाहे लाइपेजेज हो, चाहे न्यूक्लिएजेज हो, उन सबको एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रिप्सिनोजन जो होता है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, किसके द्वारा, एंटीरोकाइनेज के द्वारा, और ट्रिप्सिन बाकी सबको क्या कर देगा, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कुछ इस तरीके से है। फंक्शन जो होता है देखिए, जो यहाँ पर लुगदी आई थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पेट में बना था उसको, लुगदी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे काइम। और इस लुगदी को जो इंटेस्टाइन के डिओडेनम में आया है, इसको हम लोग बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं इसको, काइल बोलेंगे। ठीक है, तो अब इस काइल पर कैसे आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम काम करेंगे। जितने भी प्रोटीन बचा हुआ है, क्या, जितना भी हमारा प्रोटीन बचा हुआ है, या जितना भी हमारा पेप्टोन्स आया है ऊपर से, या प्रोटियोजेज आया है, क्या आया है, प्रोटियोजेज आया है, इन सब को ट्रिप्सिन, किसी को ट्रिप्सिन, किसी को काइमोट्रिप्सिन। अच्छा, काइमोट्रिप्सिनोजन यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्टिवेट फॉर्म है, एक्टिवेट हो गए। काइमोट्रिप्सिन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, काइमोट्रिप्सिन। या प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज लिखें या प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड लिखें, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड लिखेंगे, डेजेज नहीं लिखेंगे क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब क्या करेंगे, इनको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो यहाँ पर ये लंबी सी चेन थी अमीनो एसिड की, ये डाईपेप्टाइड खाली ये दो अमीनो एसिड में क्या हो गए, चेंज हो गए। यानी कि कॉम्प्लेक्स से ये इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गए। डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, डाईपेप्टाइड। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम में, पैनक्रियाटिक एंजाइम में ये प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक जूस में। ओके, अब देखिए जो हमारा फैट होगा, इस पर काम कौन करेगा, इस पर काम लाइपेज करेगा। कौन करेगा, लाइपेज। इसको डाइग्लिसराइड में चेंज कर देगा। इसमें डाइग्लिसराइड, फर्दर इसको मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देगा। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, ये फैट का हो गया। अब इसके बाद जो होता है, जितना भी हमारे पास पॉलीसैकेराइड अभी बचा है, क्या चीज़, जितना भी पॉलीसैकेराइड बचा है, यानी कि जितना भी स्टार्च बचा है, और माल्टोज तो था ही। ठीक है, ये माल्टोज पर काम नहीं करेगा। माल्टोज कहाँ से आया था, माउथ से आया था। पॉलीसैकेराइड पर काम करेगा, सबको उठा करके डाईसैकेराइड में चेंज कर देगा। किसमें, डाईसैकेराइड में चेंज कर देगा। ठीक, डाईसैकेराइड का मतलब, अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए स्टार्च में ढेर सारे माल्टोज जुड़े हुए थे, ढेर सारे पॉलीसैकेराइड में, तो ये इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज की चेन होगी तो उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर देगा, और लैक्टोज की चेन होगी तो इसको लैक्टोज में चेंज कर देगा। डाईसैकेराइड, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज में चेंज कर देगा पॉलीसैकेराइड। और लास्ट एंजाइम है न्यूक्लिएज। क्या, न्यूक्लिएज। जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड खाते हैं, न्यूक्लिक एसिड आया कहाँ से, दाल, गेहूँ, चावल का जो न्यूक्लिक एसिड होगा उस पर न्यूक्लिएज एंजाइम काम करेगा। कौन सा, न्यूक्लिएज एंजाइम काम करेगा।
उसको कन्वर्ट कर देगा सबसे पहले क्या, न्यूक्लियोटाइड में, फर्दर ये न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूक्लियोटाइड फिर भी न्यूक्लियोटाइड के रूप में रहेंगे, कुछ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाएंगे। तो इतना सारा काम करता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पैनक्रियाज, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस काम करता। और आपको पता है पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो बेसिक होता है, पीएच जो होता है 7.8 होता है, यानी कि पेट में पीएच कैसा था, एसिडिक था, माउथ में कैसा था, एसिडिक था, लेकिन आपके इंटेस्टाइन में पीएच कैसा, स्लाइटली बेसिक हो जाता है, 7.8 हो जाता है। अब देखिए जो यहाँ पर फूड आया है, क्या चीज़, जो यहाँ पर फूड आया है उसके ऊपर अभी भी एसिड का थोड़ा बहुत असर रहेगा, क्योंकि पेट से गुजर के आया है ना, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट था। तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, फिर से उसको न्यूट्रलाइज यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। और म्यूकस नेक सेल से क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा। ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं गैस्ट्रिक जूस के इफेक्ट को, किसके, गैस्ट्रिक जूस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। गैस्ट्रिक जूस के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक। अब बताइए इससे, अब यहाँ पर जो ये सब फूड बना, यानी कि यहाँ पर जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बने, अब क्या अभी भी ये सिंपल फॉर्म में जा चुके हैं, नहीं, अपने सारे के सारे सब अपने इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गए हैं। तो फाइनल जूस यहाँ पर कौन निकलेगा, अब यहाँ पर पेनक्रियाज के बारे में बताया, लीवर के बारे में बताया, अब यहाँ पर निकलेगा फाइनल जूस, जो कि इनको सबसे सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनल जूस यही डिओडिनम में ही निकलता है, लेकिन किसी आपके बाहरी सोर्स से नहीं निकलता। जैसे पैनक्रियाज बाहर था, लीवर बाहर था, ये दोनों सेक्रेट किए यहाँ पर आया। तो फाइनल जूस जो होता है वो आपका होता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं इसको, इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस इंटेरिकस है। क्या होता है आपका, फाइनल जूस होता है। फाइनल जूस का मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा और सबको उठा करके किस में चेंज कर देगा, सबको उठा करके इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देगा। अब देखिए ये निकलता कहाँ से है, ये आपके इंटेस्टाइन के म्यूकोजा से निकलता है। प्लस यहाँ पे जो ब्रश बॉर्डर सेल्स पाई जाती हैं, क्या, ब्रश बॉर्डर सेल्स पाई जाती हैं। देखिए ये म्यूकोजा है, ये लेनिंग म्यूकोजा, कुछ में क्या होता है, कुछ में यहाँ पर फाइन यहाँ पर क्या पाया जाता है, जैसे ब्रश की तरह बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इनके ऊपर बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर और इनसे आपका जो ये म्यूकस वाली सेल है, ये दोनों मिल करके क्या बनाती हैं, इंटेस्टाइनल जूस, और जिसको हम लोग बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का सिक्रीशन और ब्रश बॉर्डर का सिक्रीशन, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं। अब देखिए इस इंटेस्टाइनल जूस में पाया क्या क्या जाता है। तो इस इंटेस्टाइनल जूस में ये सब डिओडेनम में हो रहा है, अभी ये सब डिओडेनम में पाया जाता है। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में होता है डाईपेप्टाइडेज एंजाइम है। क्या है ये, डाईपेप्टाइडेज एंजाइम। अब देखिए डाईपेप्टाइडेज एंजाइम किस पर काम करेगा, जो पैनक्रियाज ने कन्वर्ट किया था प्रोटीन, कुछ प्रोटीन तो प्रोटीन के फॉर्म में रहेगा। डाईपेप्टाइड छोड़िए, डाईपेप्टाइड जो आपका पैनक्रियाज था, उसने डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था, किसको, डाईपेप्टाइड में प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस को कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि डाईपेप्टाइडेज डाईपेप्टाइड पर काम करेगा, किस पर, डाईपेप्टाइड पर काम करेगा। डाईपेप्टाइड कुछ इस तरीके से हैं, दो लगे हुए अमीनो एसिड, यहाँ पर डाईपेप्टाइडेज एंजाइम काम करेगा और इसको फाइनली अमीनो एसिड में क्या कर देगा,
जो यहाँ पर ये 2-2 यूनिट थे, इसको तोड़ करके क्या करेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि इसके सिंगल यूनिट में ब्रेक डाउन कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। अब ये देखिए अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अमीनो एसिड के फॉर्म में आ गया। डाइपेप्टाइडेड एंजाइम पाया जाता है। दूसरा एंजाइम कौन सा पाया जाता है, दूसरा एंजाइम लाइपेज। लेकिन कौन सा लाइपेज, हमने एक आपको बताया सबसे ऊपर सलाइवरी लाइपेज, एक बताया कि यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये है आपका इंटेस्टाइनल लाइपेज। लाइपेज क्या करता है कि जो डाई और मोनोग्लिसराइड बने थे, डाई एंड मोनोग्लिसराइड बना था, उसको उठा करके ये लाइपेज चेंज कर देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। और आपको पता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं किसके, आपके फैट के। तो ये लाइपेज काम करेगा, लाइपेज एंजाइम। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, डाईसैकराइडेजेस एंजाइम पाए जाते हैं। डाईसैकराइडेजेस एंजाइम पाए जाते हैं। डाईसैकराइडेज एंजाइम, जैसे डाईसैकराइडेज एंजाइम में माल्टेज, सुक्रेज या फिर लैक्टेज। अब आप खुद नाम से ही पता है, जो पॉलीसैकराइड अभी हमने जब ऊपर बताया कि पैनक्रियाज माल्टोज में, सुक्रोज में, लैक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो निकल रहा है, इंटेस्टाइनल जो सक्कस इंटेरिकस, ये माल्टोज पर काम करेगा। माल्टेज किस पर काम करेगा, ये माल्टोज पे काम करेगा। सुक्रेज सुक्रोज पर काम करेगा। लैक्टोज पर काम करेगा। ओके, तो अब देखिए अगर सबस्ट्रेट हमारा माल्टोज है तो इस पर माल्टेज काम करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और ग्लूकोज आपस में क्या हैं, दीज आर द मोनोसैकराइड, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया कि नहीं। और सुक्रेज किस पर काम करेगा, सुक्रोज इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर देगा। अब ये भी दोनों मोनोसैकराइड सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। और लैक्टोज हमने बताया था, लैक्टोज पर काम करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर देगा। ये भी दोनों मोनोसैकराइड हैं, अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। अच्छा, अब आपका प्रोटीन सिंपल फॉर्म में आ गया, लिपिड सिंपल फॉर्म में आ गया, आपका कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में आ गया। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड कैसे सिंपल फॉर्म में आ रहा है। तो जो ऊपर हमने पैनक्रियाटिक जूस में जब काम किया था तो न्यूक्लियोटाइड बनाया था और न्यूक्लियोसाइड बनाया था। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, TID। तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेगा, इसको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। और कुछ न्यूक्लियोसाइड पहले ही न्यूक्लियोसाइड में बदल चुके थे, किसमें, आपके पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा ये इसी में ऐड हो जाएंगे न्यूक्लियोसाइड में। अब ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम काम करेगा और इसको नाइट्रोजनस बेस या खाली बेस बोल दीजिए और शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। तो देखिए इधर सारे के सारे क्या आ गए, हमारे सारे के सारे आपके सिंपल फॉर्म है, किसके, इंटरमीडिएट फॉर्म के सिंपल फॉर्म में आ गए। अब ये पूरा जो है यहाँ से ये पूरा सबसे सिंपल फॉर्म में आ गया, यानी कि अपने सिंपलेस्ट प्लस एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया। कहाँ पर, डिओडेनम में ही, किसमें, डिओडेनम में। यानी कि फाइनल डाइजेशन कहाँ पर हो गया, डाइजेशन ख़त्म कहाँ पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जब डाइजेशन हो गया अब इसका क्या बाकी है, एब्जॉर्प्शन। भैया डाइजेशन तो तुमने कर लिया, डाइजेशन तो अभी नली में हो रही थी ना, अब इसको तुम एब्जॉर्ब करोगे, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजोगे, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी। यानी कि अगले हेडिंग का हमारा नाम होगा एब्जॉर्प्शन। क्या नाम होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है,
एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इस एब्जॉर्प्शन से पहले अगर हम आपको बताएं, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ख़त्म हो गया, इसके पहले आपको एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कंट्रोल बताया। क्या बताया है? कंट्रोल कैसे होता है। तो ये कंट्रोल होता है कुछ हार्मोन और एंजाइम के द्वारा, जो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अगले लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा डाइजेशन आपका। ओके, तब तक अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, कोविड से बचिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर दिए। ओके, बाय बाय।